नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सैन्य अभियान पर बात करने वाले हैं, ऑपरेशन मेघदूत। जी, वो ऑपरेशन जिसने 1984 में भारत को सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण दिलाया, एक बेहद महत्वपूर्ण कदम। हाँ, तो आज हम इस पर जो भी जानकारी है, जो लेख है, उनके खास हिस्सों को देखेंगे। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसे कैसे अंजाम दिया गया। और हाँ, इसका रणनीतिक महत्व क्या रहा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आखिर बना कैसे। सही। और ये सिर्फ फौजी कार्रवाई की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उन मुश्किल हालात में इंसानी हिम्मत और जज्बे की भी कहानी है। बहुत कठिन परिस्थितियों में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, ये झगड़ा, ये विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इसकी जड़ें हैं 1949 के कराची समझौते में। अच्छा। हाँ, उस समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब LOC को एक पॉइंट NJ 9842 तक तो साफ साफ बताया गया। लेकिन उसके आगे उत्तर की तरफ जहां ये सियाचिन ग्लेशियर है, वो इलाका आप कह सकते हैं अस्पष्ट छोड़ दिया गया। मतलब तय नहीं किया कि वो किसका है। हाँ, कोई साफ लाइन नहीं थी। तो फिर दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, उस खाली छोड़ी गई जगह की व्याख्या अपने अपने तरीके से करने लगे। अच्छा, तो ये जो क्लैरिटी नहीं थी वही मसला बन गई। जी हाँ। और फिर पाकिस्तान ने इस स्थिति का कह सकते हैं फायदा उठाने की कोशिश की। कैसे? उन्होंने क्या किया? 70 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों के दलों को उस इलाके में जाने की इजाजत देना शुरू कर दिया। ओह, मतलब अपनी दावेदारी जताने के लिए? हाँ, भारत ने इसे ऐसे ही देखा कि ये हमारी जमीन पर अपना हक जताने की कोशिश है। कोई खास घटना हुई जिससे भारत को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल। 1984 में जब पाकिस्तान ने एक जापानी टीम को रिमो 1 चोटी पर चढ़ाई की इजाजत दी। रिमो 1? ये कहाँ है? यह अक्साई चिन इलाके के करीब है, जिस पर चीन का कब्जा है। तो ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात थी। खतरे की घंटी बज गई। समझ गई। मतलब भारत को शक हो गया कि पाकिस्तान शायद कुछ बड़ा करने वाला है, और यहीं से ऑपरेशन मेघदूत की तैयारी शुरू हुई। एकदम। भारतीय इंटेलिजेंस को पक्की खबर मिली। पता चला कि पाकिस्तान 1 मई 1984 के आसपास सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। अरे बाप रे। हाँ, उनके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अबाबील। वो लंदन की एक फर्म से बर्फीले मौसम के कपड़े और साजो सामान भी खरीद रहे थे। तैयारी जोरों पर थी। तो पाकिस्तान बस कुछ हफ्ते ही दूर था। भारत के पास तो फिर वक्त बहुत कम था। बिल्कुल, वक्त बहुत कम था। भारत सरकार ने, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, फौरन एक्शन लेने का फैसला किया। और उन्होंने पाकिस्तान से पहले कदम उठा लिया। जी हाँ। पाकिस्तान की जो तारीख थी 1 मई, उससे कई दिन पहले 13 अप्रैल 1984 को ही भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। वाह। मकसद साफ था। जो रणनीतिक रूप से जरूरी सियाचिन ग्लेशियर है और जो साल्टोरो रिज की ऊंचाइयां हैं, उन पर कब्जा करना, पाकिस्तान से पहले। ये करना कितना मुश्किल रहा होगा, वो भी इतनी जल्दी। बहुत मुश्किल। ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच जबरदस्त तालमेल का सबूत है। हाँ, क्योंकि वहां पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल। मौसम बहुत खराब, इलाका बेहद दुर्गम, लेकिन फिर भी सैनिकों और सप्लाई को हेलीकॉप्टरों से एयरलिफ्ट किया गया। और भारतीय सैनिक कामयाब रहे। हाँ, तेजी दिखाई। साल्टोरो रिज पर जो मुख्य दर्रे हैं, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला, उन पर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण कर लिया। ये दर्रे क्यों इतने जरूरी हैं? क्योंकि यही ग्लेशियर तक पहुंचने के मुख्य रास्ते हैं। तो जब तक पाकिस्तानी फौज वहां पहुंची, तब तक भारतीय सैनिक अपनी पोजीशन ले चुके थे। बिल्कुल सही। वो स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर तैनात हो चुके थे। और इस तरह पाकिस्तान का ऑपरेशन अबाबील पूरी तरह फेल हो गया। और इसके बाद भी पाकिस्तान ने कोशिशें की होंगी? हाँ, बाद में भी कोशिशें हुई। जैसे 1987 में कायद पोस्ट पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे बाद में भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव चलाकर नाकाम किया और उस पोस्ट का नाम बाना पोस्ट रखा गया। अच्छा, तो इस ऑपरेशन के बाद जमीनी तौर पे क्या बदला? भारत को क्या फायदा मिला? भारत को सीधा सीधा करीब 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल मिल गया। साथ ही उसके आसपास के जो जरूरी दर्रे थे, वो भी। ऊंचाई पर होने का फायदा? सबसे बड़ा फायदा, अब बेहतर निगरानी रख सकते हैं। भारत वहां से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख सकता है। और उनकी शस्त्रबगाम घाटी की तरफ पहुंच भी मुश्किल हो गई। वो घाटी जो चीन से मिलती है, तो एक तरह से चीन पाकिस्तान के सीधे जुड़ाव पर भी रोक लगी। ये तो रणनीतिक फायदे हुए, लेकिन वहां बने रहना, वहां के हालात कैसे हैं सैनिकों के लिए? हालात शायद दुनिया में सबसे मुश्किल। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री जोन है।
करीब 20,000 फीट की ऊंचाई। 20,000 फीट? हाँ, और तापमान सोचिए 0 से 60-70 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। -70 डिग्री? बाप रे। जी, साथ में तेज बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की बहुत कमी और हिमस्खलन यानी एवलांच का खतरा तो हमेशा ही रहता है। फ्रॉस्ट बाइट बहुत आम है। इन हालात में तो टिके रहना ही बहुत बड़ी बात है। इसकी मानवीय कीमत भी तो बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी है। हाँ, और ये सबसे दुखद पहलू है, बिल्कुल। 1984 से लेकर आज तक 1000 से ज्यादा भारतीय सैनिक सियाचिन में शहीद हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा? जी, और इनमें से ज्यादातर मौतें दुश्मन की गोली से नहीं हुई हैं। मतलब मौसम और हालात की वजह से? हाँ, ज्यादातर शहादतें इस कठोर वातावरण, मौसम की चरम स्थितियों और ऊंचाई की वजह से हुई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑपरेशन मेघदूत का महत्व क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो ये अहम है ही। जैसा हमने कहा, ये पाकिस्तान और चीन के बीच सीधे जुड़ाव को रोकता है, लेह तक सप्लाई रूट सुरक्षित रखता है। हाँ। लेकिन इसका महत्व इससे भी ज्यादा है। ये उन भारतीय सैनिकों के साहस, उनकी हिम्मत, उनके बलिदान का प्रतीक है, जो दुनिया की सबसे मुश्किल पोस्ट पर देश की रक्षा कर रहे हैं। सही कहा। इसीलिए हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, उसी दिन की याद में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था? जी हाँ, ऑपरेशन मेघदूत की कामयाबी और उन सभी वीर जवानों को याद करने के लिए जिन्होंने उन बर्फीली चोटियों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो हमने समझा कि कैसे खुफिया जानकारी, सही समय पर लिए गए फैसले और हमारे सैनिकों की बहादुरी ने भारत को सियाचिन की उन अहम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बिल्कुल, ये भारतीय सेना की क्षमता और दृढ़ता का एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये भी साफ है कि इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकाई जा रही है और शायद पर्यावरणीय भी। हाँ, ये सच है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? कि दुनिया के इस सबसे ऊंचे, सबसे खर्चीले और बेहद खतरनाक युद्ध क्षेत्र पर हमेशा के लिए अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने का लॉन्ग टर्म में क्या औचित्य है, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ये सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल जो शायद आगे भी नीति बनाने वालों के सामने रहेगा। बिल्कुल, इस पर विचार जारी रहेगा।